4 जोन्स हैं। तो आउटर मोस्ट नॉन ल्यूमिनियस ब्लू जोन ऑफ कंप्लीट कंबक्शन, जिसमें कंप्लीट कंबक्शन होता है, जिसमें आपने थ्रेड देखा होगा पूरी तरीके से जल जाता है, जो बिल्कुल काला हो जाता है, तो उसको हम कहते हैं आउटर मोस्ट। जिससे ब्लू कलर की फ्लेम निकलती है, उसको हम कहते हैं नॉन ल्यूमिनियस जोन। सेंट्रल ल्यूमिनस जोन ऑफ इनकम्प्लीट कंबशन, जिसमें थ्रेड जलता है लेकिन वो पूर्णतः नहीं जलता, तो उसको हम कहते हैं ल्यूमिनियस जोन, जिससे हमें रोशनी मिलती है। इनर डार्क जोन ऑफ नो कंबशन, जो थर्ड वाला जोन है जिसमें कोई कंबशन होता ही नहीं है, और फोर्थ वाला है लोवेस्ट ब्लू जोन। तो डायग्राम में आप देख सकते हो कि अपर मोस्ट जो हमारा है सबसे ऊपर, उसमें ब्लू कलर की फ्लेम निकलती है, वो है हमारा आउटर मोस्ट नॉन ल्यूमिनस जोन, जिससे ब्लू कलर की फ्लेम निकल रही है। फिर मिडिल में हमारा आता है मिडिल ल्यूमिनस जोन, जो येलो कलर की निकलती है। फिर सबसे लास्ट इनर जोन, लोवेस्ट जोन एंड कैंडल। फर्स्ट हम पढ़ते हैं आउटर मोस्ट नॉन ल्यूमिनस जोन ऑफ कंप्लीट कंबशन, जिसमें कंप्लीट कंबशन होता है। तो दिस जोन इज faintly visible and surrounds the yellow luminous part of the flame। जो हमारी येलो फ्लेम होती है उसके चारों ओर ये ब्लू कलर की फ्लेम जलती है। इन दिस जोन द वैक्स वेपर undergoes complete combustion because plenty of air is present around it। This zone is hottest part of the candle flame। अब ये कंप्लीट कंबशन क्यों होता है कि इसके चारों ओर एयर ही एयर होती है, तो इसलिए ये इसमें कंप्लीट कंबशन होता है, ये पूर्णतः जल जाता है। तो ये जो जोन है, ये जो क्षेत्र है, सबसे ज़्यादा हॉटेस्ट पार्ट होता है कैंडल का। कैंडल फ्लेम का जो सबसे हॉटेस्ट वाला पार्ट होता है फर्स्ट। अब सेंट्रल यानी कि मिडिल ल्यूमिनस जोन ऑफ इनकम्प्लीट, अब जिसमें हमारा इनकम्प्लीट कंबशन हो रहा है, तो द जोन सेंट्रल लुमिनस जोन इज द मेजर पार्ट ऑफ द कैंडल फ्लेम। येलो कलर की जो लौ निकल रही है वो सबसे ज़्यादा बड़े पार्ट में निकलती है। तो दिस जोन इज़ ए ब्राइट येलो एंड ल्यूमिनियस। तो इस जोन को हम कहेंगे ब्राइट येलो एंड ल्यूमिनियस। इट लाइज बिलो द आउटर मोस्ट नॉन ल्यूमिनस जोन, और ये नॉन ल्यूमिनस जोन होता है उसके नीचे होती है। In this zone, wax vapor undergoes incomplete combustion because of insufficient air। अब इसमें इनकम्प्लीट क्यों होता है? फर्स्ट में नॉन ल्यूमिनस का उसके चारों तरफ एयर ही एयर थी, इसलिए वो कंप्लीट कंबशन था। लेकिन इसमें इनकम्प्लीट क्यों है? इसमें येलो कलर की निकल रही है क्योंकि इनकम्प्लीट है। तो द इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ वैक्स वेपर प्रोड्यूस कार्बन पार्टिकल्स, और जो इनकम्प्लीट कंबशन होता है उसमें वैक्स पेपर जो होती है वो कार्बन पार्टिकल्स को प्रोड्यूस करती है, कार्बन के कणों को प्रोड्यूस करती है। दिस अनबर्न कार्बन पार्टिकल्स गेट हीटेड अप एंड स्टार्ट ग्लोइंग। दिस ग्लोइंग कार्बन मेक द फ्लेम ल्यूमिनियस। और यही कारण है कि ये जो कार्बन पार्टिकल्स हैं, ये जब हीट होते हैं तो स्टार्ट ग्लो करना स्टार्ट हो जाते हैं, और ग्लोइंग की ही इन कार्बन पार्टिकल्स की ग्लोइंग की वजह से ही ये फ्लेम जो होती है उससे हमें रोशनी मिलती है, ये ल्यूमिनियस होती है, इससे हमें रोशनी मिलती है। द सेंट्रल जोन ऑफ द कैंडल फ्लेम इज ल्यूमिनस ड्यू टू इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ वैक्स वेपर इन दिस जोन। द पार्ट ऑफ द फ्लेम हैज़ मॉडरेट टेम्परेचर। उसका टेम्परेचर भी कैसा मॉडरेट। थर्ड वाला है आपका इनर डार्क जोन ऑफ नो कंबशन। अब थर्ड जो आया जो डार्क कलर का, इसमें क्या है? इसमें नो कंबशन, में कोई कंबशन होता ही नहीं है, क्योंकि द डार्क जोन अराउंड द विक इज कॉल्ड इनर। अब जो डार्क जोन है वो किसके चारों ओर है? विक के चारों ओर, जो कॉटन थ्रेड था। तो इन दिस जोन वेरी लिटिल और नो कंबशन टेक प्लेस बिकॉज दिस जोन डज नॉट गेट एयर। इस जोन में क्या एयर ही नहीं मिल रही है, तो इसमें कोई कंबशन नहीं हो रहा। दिस जोन इज डार्क ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल्स इन द वैक्स वेपर। तो इसमें दिस पार्ट ऑफ द फ्लेम इज द लीस्ट हॉट। इसमें जो फ्लेम होती है, जो लौ निकलती है, बहुत कम गर्म होती है, क्योंकि इसमें एयर ही नहीं है, और कार्बन पार्टिकल्स जो हैं वो अनबर्न्ड होते हैं, वो जलते नहीं, इस वजह से ये सबसे कम गर्म होता है। फोर्थ वाला द लोवेस्ट ब्लू जोन। दिस जोन इज लोकेटेड एट द बेस ऑफ द फ्लेम। अब जो फ्लेम का जो बेस है, आधार है,
वहाँ पर ये जोन होता है फिक्स। द ब्लू कलर ऑफ दिस जोन इज ड्यू टू द बर्निंग ऑफ द कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस। अब इस जोन में क्या हो रहा है, जो जब बर्निंग हो रही है कॉटन थ्रेड की तो वहाँ पे क्या हो रहा है, कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस हो रही है। इन द डार्क जोन ड्यू टू इनकम्प्लीट कंबशन, इसमें क्या हो रहा है, इनकम्प्लीट कंबशन, यहाँ पे भी एयर इनसफिशिएंट अमाउंट में है। Why does kerosene burn with a blue flame in a wick stove but produce a yellow flame when burnt in a lamp? अब ऐसा क्यों होता है कि केरोसिन जो है वो, उसमें जो विक होता है, विक स्टोव जो होता है, तो वो ब्लू फ्लेम के साथ जलता है, लेकिन जो हमारी अर्गन होती हैं, केरोसिन वाली अर्गन जो लालटेन होती है, वो हमेशा येलो फ्लेम के साथ जलती है। ऐसा क्यों होता है? तो केरोसिन व्हेन बर्न्ड इन ए लैम्प्स गिव येलो फ्लेम बिकॉज इन ए लैम्प केरोसिन वेपर बर्न्स इन ए लिमिटेड अमाउंट ऑफ एयर। अब केरोसिन जो है, केरोसिन लैम्प्स हैं हमारी, वो येलो फ्लेम के साथ जलती हैं क्योंकि जो लैम्प्स हैं, लैम्प के अंदर जो केरोसिन वेपर है वो लिमिटेड अमाउंट में एयर उनको मिलती है। तो दिस रिजल्ट इन इनकम्प्लीट कम्बशन ऑफ केरोसिन वेपर, इसलिए, और वो इसका मतलब है कि जो हमारी केरोसिन लैम्प्स हैं उसमें क्या होता है, इनकम्प्लीट कम्बशन होता है, जिससे वो येलो फ्लेम देती हैं और हमें रोशनी मिलती है। और जो हमारा इसमें क्या है, कार्बन पार्टिकल्स होते हैं वो अनबर्न्ड होते हैं, तो अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल्स ग्लो इन द हॉट फ्लेम एंड द फ्लेम बिकेम्स लुमिन। अब जो अनबर्न्ड पार्टिकल्स हैं, जैसे कैंडल में था, अनबर्न्ड पार्टिकल्स ऊपर की तरफ ग्लो कर रहे हैं, जा रहे हैं और वहाँ जल रहे हैं, वहाँ जाके वो लाइट प्रोड्यूस कर रहे हैं, जिससे हमें ल्यूमिनियस फ्लेम उसको हम कहते हैं। और विक स्टोव में क्या होता है, देयर इज ए परफोरेटेड शीट्स अराउंड द विक, थ्रू दीज perforations or holes air enter at the stove and helps in complete combustion of kerosene vapor। अब इसमें क्या होता है, केरोसिन स्टोव में कि जब विक के चारों ओर होल्स होल बर्नर्स होता है, उसके बाद क्या होता है, इसमें एक प्लेट होती है जिसके चारों ओर होल्स पाए जाते हैं। तो इसमें क्या होता है, सफिशिएंट अमाउंट में, पर्याप्त मात्रा में एयर जाती है, प्रेजेंस रहती है। तो जब एयर पूर्णतः इसमें प्रेजेंस रहेगी, सफिशिएंट अमाउंट में जब जाएगी एयर, तो क्या होगा, जो विक है वो कम्प्लीटली बर्न होगा, यानी कि कंप्लीट कंबशन होगा और हमें फ्लेम कैसे मिलेगी, ब्लू फ्लेम। फ्यूल्स, अब फ्यूल्स क्या होते हैं, ईंधन। तो एक कंबस्टिबल सब्सटेंस विच ऑन बर्निंग प्रोड्यूस ए लार्ज अमाउंट ऑफ हीट एंड लाइट इज कॉल्ड ए फ्यूल। फ्यूल्स क्या होते हैं, ऐसे कंबस्टिबल पदार्थ जो कि बर्न होने पर बहुत बड़ी मात्रा में हमें हीट, ऊष्मा और रोशनी जिनसे हमें मिलती है, उनको हम कहते हैं ईंधन, फ्यूल्स। तो सम कॉमनली यूज फ्यूल्स, जिन पर साधारणतः जो फ्यूल्स हैं जिन्हें हम यूज़ करते हैं, जैसे वुड, कोल, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस यानी कि एलपीजी, पेट्रोल, डीजल एंड केरोसिन, ये हमारे कॉमन फ्यूल्स हैं। अब टाइप्स ऑफ फ्यूल्स, फ्यूल्स आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट इन विच दे ऑफर। अब फ्यूल्स को हमने इनकी स्टेट यानी इनकी अवस्था के आधार पर क्लासिफाइड किया, इनको वर्गीकृत किया है। तो पहला सॉलिड, सेकंड वन लिक्विड एंड थर्ड वन गैसियस। तो ये तीन हमने स्टेट में इनको क्लासिफाइड किया है, सॉलिड, लिक्विड, गैसियस। अब फर्स्ट है हमारी सॉलिड फ्यूल। सॉलिड फ्यूल्स कौन से होते हैं, कंबस्टिबल सब्सटेंस विच आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर आर कॉल्ड सॉलिड फ्यूल्स। ऐसे कंबस्टिबल सब्सटेंस यानी ऐसे आग पकड़ने वाले पदार्थ जो कि रूम टेम्परेचर पर बर्न होते हैं, उनको हम कहते हैं सॉलिड फ्यूल्स। तो सॉलिड फ्यूल्स कंटेन मेनली कार्बन बोथ हैज फ्री एंड कंबाइंड कार्बन। अब जो सॉलिड फ्यूल्स होते हैं उनमें कार्बन तो मुख्यतः होती ही होती है, लेकिन इसमें स्वतंत्र अवस्था में कंबाइंड कार्बन इन रूल होती है। जैसे इन रूरल एरियाज, गांव में आप लोग देखते हैं, हम लोग फायरवुड, एग्रीकल्चर वेस्ट, एनिमल डंग्स, केक्स आर द मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी। रूरल एरियाज में क्या है, फायरवुड लकड़ी, एग्रीकल्चरल वेस्ट जो
कोई भी फसल होती है उसके बाद जब बैगन हुए, बैगन के बाद फल, हम फ्रूट्स हमने अलग कर ली, वेजिटेबल्स अलग कर ली, उसकी जो लकड़ियाँ रह जाती हैं उनको हम सुखाकर फ्यूल्स में लेते हैं। फिर ये एग्रीकल्चरल वेस्ट हुए। या फिर एनिमल डंग से जो केक्स बनती हैं उपले, तो ये क्या है, मेजर सोर्स हैं एनर्जी के। तो एग्जांपल सम सॉलिड फ्यूल्स आर, जैसे कोल है, कोक है, वुड, चारकोल, एनिमल डंग केक्स हैं, और बेगास और एग्रीकल्चरल वेस्ट, ये हमारे क्या हैं, सॉलिड फ्यूल्स। अब लिक्विड फ्यूल्स में हमारे वॉलेटाइल लिक्विड्स विच प्रोड्यूस कंबस्टिबल वेपर्स आर कॉल्ड लिक्विड फ्यूल्स। वॉलेटाइल मैंने आपको बताया था, वाष्पीकृत, जिनसे जो वाष्पीकृत हो जाते हैं। तो वॉलेटाइल लिक्विड्स विच प्रोड्यूस कंबस्टिबल वेपर, जिनसे जलने पर वेपर प्रोड्यूस होती है, तो वो हमारे लिक्विड फ्यूल्स में आते हैं। जैसे कैरोसिन है, तो कैरोसिन इज़ द मोस्ट कॉमनली यूज लिक्विड फ्यूल। हम लोग मोस्टली कैरोसिन को यूज़ करते हैं, लैंप्स में यूज़ करते हैं, इन खाना पकाने के स्टोव्स में यूज़ करते हैं। इसके बाद सम कॉमन और जो फ्यूल्स हम लेते हैं, जैसे पेट्रोल, डीजल, कैरोसिन। और पेट्रोल, डीजल और कैरोसिन क्या है, मिक्सचर ऑफ हाइड्रोकार्बन। गैसियस फ्यूल्स, जो गैसियस अवस्था में होते हैं, स्टेट में पाए जाते हैं, तो कंबस्टिबल गैसेस और मिक्सचर ऑफ कंबस्टिबल गैसेस आर कॉल्ड गैसियस फ्यूल्स। अब कंबस्टिबल जो गैसेस होती हैं, जो ज्वलनशील गैसेस होती हैं, उनका मिक्सचर और कंबस्टिबल गैसेस को हम कहते हैं गैसियस फ्यूल्स। अब एग्जांपल्स हम, जैसे एलपीजी है, नेचुरल गैस है, बायोगैस है, कोल गैस है, वाटर गैस है, प्रोड्यूसर गैस है, और कंप्रेस यानी कि सीएनजी गैस है। ये सब क्या है, हमारे गैसियस फ्यूल्स हैं, जिन्हें हम गैसियस स्टेट में यूज़ करते हैं। तो पेट्रोलियम गैस इज ऑब्टेन्ड बाय प्रोडक्ट ड्यूरिंग द फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ पेट्रोल। अब पेट्रोलियम गैस आपने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा है कि जब पेट्रोल का फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन होता है, तो उसमें हमें जो वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स मिलते हैं, उसमें हमें पेट्रोलियम गैस मिलती है। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन आइडियल फ्यूल। अब एक आदर्श ईंधन की विशेषताएं क्या होती हैं। एन आइडियल फ्यूल शुड हैव द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। इट शुड बी वेरी चीप एंड ईजी अवेलेबल। ये हमें आसानी से और सस्ते दामों पे मिल जाता है। इट शुड बर्न एट मॉडरेट रेट, और अब इसे एक मॉडरेट रेट पर, मतलब उस पर आप इसको बर्न कर सकते हो। इट शुड नॉट प्रोड्यूस एनी पॉइजनस एंड इरिटेटिंग फ्यूम्स ड्यूरिंग बर्निंग। और जब ये जलता है तो इससे जो फ्यूम्स, जो धुआं मतलब निकलता है, वो इरिटेट नहीं करता, उससे हमें परेशानी नहीं होती है, और ना ही ये पॉइजनस होता है। इट शुड लीव नो रेसिड्यू आफ्टर बर्निंग। जब ये जलने के बाद, जब ये पूर्णतः जल जाता है, तो इसमें हमें राख नहीं मिलती, एशेस नहीं मिलती है। It should produce large amount of heat per unit mass. It should have high calorific value. इसकी जो calorific value होती है वो बहुत हाई जाती है। और it should produce large amount, और इससे क्या होता है, हमें large amount में heat मिलती है। It should be safe and convenient from the storage and transportation point of view। और इसे आप सुरक्षा की दृष्टि से भी ये सही है, इसका आप भंडारण कर सकते हैं, स्टोरेज में भंडारण सब कर सकते हो, और ट्रांसपोर्टेशन की दृष्टि से भी ये सेफ है। इट्स इग्निशन टेम्परेचर शुड बी एबव रूम टेम्परेचर सो दैट इट इज़ सेफ टू यूज़। अब इनका जो इग्निशन टेम्परेचर होता है भी अबव रूम टेम्परेचर से हाई होता है, मतलब ऊपर होता है, तो इसलिए हम इन्हें इजीली यूज़ कर सकते हैं। अब फुल एफिशिएंसी कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ द फ्यूल्स। अब जो फ्यूल्स होते हैं उनमें जो कैलोरीफिक वैल्यूज़ होती है, द अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस व्हेन 1 यूनिट मास ऑफ ए फ्यूल इज कम्प्लीटली बर्न इन एयर इज कॉल्ड इट्स कैलोरीफिक वैल्यू। अब कैलोरीफिक वैल्यू आप प्रीवियस चैप्टर में भी पढ़ चुके हैं क्या होती है, एक बार फिर देखिए। जब कोई भी फ्यूल है, ईंधन है, जो कम्प्लीटली बर्न होता है एयर की प्रेजेंस में, तो उसे हमें
में जो हीट प्रोड्यूस होती है, जब 1 यूनिट में जो जितनी ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होती है उसको हम कहते हैं कैलोरीफिक वैल्यू। द कैलोरीफिक वैल्यू आर एक्सप्रेस्ड इन द यूनिट, और कैलोरीफिक वैल्यू को हम यूनिट में एक्सप्रेस करते हैं, जैसे किलो जूल पर ग्राम, तो इसको हम डिनोट करते हैं एज केजी पर जूल और केजी जूल एंड पावर -1। तो समटाइम्स द ओल्डर यूनिट्स कैलोरीज पर ग्राम, और पुराने टाइम में क्या था, पुराने समय में इसको कैलोरीज पर ग्राम में इसको डिनोट किया गया था। तो फॉर एग्जांपल व्हेन 1 kg ऑफ कोक, अगर आपने 1 किलो कोक जलाया, कोक आपको मैंने बताया था कोल से जो हमें सॉलिड सब्सटेंस मिलता है, ठोस पदार्थ मिलता है, उसको हम कोक कहते हैं। तो कोक इज़ कम्प्लीटली बर्न, जब कोक पूर्णतः जलता है तो इससे हमें 33,000 किलो जूल्स ऑफ हीटेड इज लिबरेटेड। इससे जब ये पूर्णतः जल जाता है तो इससे हमें 33,000 किलो जूल्स ऑफ हीट मिलती है। दिस मीन्स दैट द कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ कोक इज 33,000 किलो जूल पर किलोग्राम। तो यानी इसका मतलब क्या है कि 1 किलो कोक की कैलोरीफिक वैल्यू कितनी है, 33,000 किलो जूल पर ग्राम। अब 33 किलो जूल पर ग्राम इसकी कैलोरीफिक वैल्यू हो गई। आप ऐसे भी कह सकते हो। तो कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ सम टिपिकल फ्यूल्स आर गिवन हियर। अब यहाँ टेबल में कुछ ऐसे फ्यूल्स हैं जिनकी कैलोरीफिक वैल्यू यहाँ मेंशन है, जैसे वुड की किलो जूल ग्राम में कितनी है, 17 to 22, और किलो जूल पर केजी 17,000 to 22,000। ऐसी कोल की है 30, कोक 33, चारकोल 35, पेट्रोल 47, केरोसिन 45 एंड डंग केक 7। यानी कि जब हम इनको ग्राम में जलाएंगे, जैसे आपने 7 ग्राम जलाई तो 7 ग्राम, और 7 किलो आपने अगर का मतलब डंग केक्स जलाए हैं तो 7,000 kg जूल ऑफ हीट इज लिबरेटेड। तो हम कह सकते हैं कि 7 मतलब जो काउ डंग्स हैं उनकी, अगर आप 1 किलो आप किसी काउ डंग्स को जलाते हो तो उसमें जो कैलोरीफिक वैल्यू है वो कितनी है, 7,000। फ्यूल ऑयल केजी जूल पर ग्राम और केजी जूल केजी में, तो 45,000, गैसोलीन पेट्रोल 50,000, एलपीजी ब्यूटेन 50,000, बायोगैस 35,000 एंड 40,000, सिट्रा एंड देन मीथेन। इसमें इसी टाइप से ये कैलोरीफिक वैल्यू दी हुई है। पॉल्यूशन एंड पॉल्यूशन रिलेटेड प्रॉब्लम्स कॉज्ड बाय द कंबशन फ्यूल्स। अब जो कंबशन फ्यूल्स है, हमारे जो ईंधन है, जब वो जलेंगे तो ऑब्वियसली पॉल्यूशन तो होगा और इनसे रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी होंगी। तो इसके बारे में पढ़ते हैं। ऑल कार्बन कंटेनिंग फ्यूल सच एज फूड, कोल, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, एलपीजी व्हेन वांट टू प्रोड्यूस गैसेस लाइक, जितने भी कार्बन कंटेनिंग फ्यूल्स होते हैं जिनमें कार्बन पाया जाता है, जो हमारे फ्यूल्स होते हैं जिसमें कार्बन पाया जाता है, जैसे कि वो वुड हैं, वुड, कोल, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, एलपीजी वैन, जब ये जलते हैं तो इनमें क्या कौन सी गैस प्रोड्यूस होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन एंड सल्फर्स। तो जब ये मोस्टली ये गैसेस जलती हैं तो इनसे स्मोक प्रोड्यूस होता है, धुआं प्रोड्यूस होता है जो कि एयर पॉल्यूटेड करता है। अब दिस गैस प्रोडक्ट अनबर्न कार्बन पार्टिकल्स कॉज एयर पॉल्यूशन। अब ये जो गैस हैं, अब इनमें स्मोक क्यों निकलता है, क्योंकि इसमें अनबर्न कार्बन पार्टिकल्स होते हैं। जो कार्बन पार्टिकल्स जो अनबर्न होते हैं, जो जल नहीं पाते, वही क्या होता है, एयर पॉल्यूशन का रीज़न होता है, कारण होता है। तो सॉलिड फ्यूल सच एज वुड, कोल, बट आफ्टर बर्निंग आल्सो लीव बिहाइंड एश। और जितने भी सॉलिड फ्यूल्स होते हैं जब वो जल जाते हैं उसके बाद क्या होता है, उनमें से रेसिड्यू जो मिलता है, जो राख मिलती है, तो दिस ऐश इफ़ नॉट डिस्पोज्ड ऑफ प्रॉपरली, आप इस राख को डिस्पोज तो नहीं कर सकते सही तरीके से प्रॉपरली, मे यूज़ एयर एंड वाटर पॉल्यूशन। तो ये मे कॉज क्या होता है, ये एयर का भी
एयर पॉल्यूशन का भी रीज़न होता है और वाटर पॉल्यूशन का भी। अगर आप उसको वाटर में डाल देंगे तो उससे क्या होगा, पानी दूषित होगा। तो एयर पॉल्यूटेंट और इफ़ेक्ट्स, अब हमें जो एयर जैसे डस्ट, एलर्जिक रिएक्शंस हो जाती हैं। सेकंड पे है स्मोक, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, हमें श्वास संबंधी प्रॉब्लम्स होती हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड बहुत जहरीली गैस है, पॉइजनस गैस होती है। तो अगर ये हमारे हेमोग्लोबिन के साथ अगर चली जाए तो हमें सफोकेटेड फील होगा और हमारा दम घुटेगा और इवन डेथ भी हो सकती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस को इफेक्ट करती है और एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर को भी ये राइज करती है, बढ़ा देती है। ऑक्साइड ऑफ सल्फर डैमेज लंग्स को डैमेज करती हैं, प्रोड्यूस एसिड रेन एंड कॉज कोरोजन। ऑक्सीजन ऑफ नाइट्रोजन लंग्स को डैमेज करती हैं और प्रोड्यूस स्मोक। ग्रीन हाउस इफेक्ट